हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, हमने अभी तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स तक टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज का टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि दोस्तों, जैसे लक्ष्मीकांत किताब में प्रीफर किया हुआ है ना सिलेबस वाइज, वैसे हम भी देख रहे हैं। तो अब साथ में किताब प्रीफर करना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, सीरीज चल रही है, पूरा लक्ष्मीकांत किताब जो है कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संशोधन करना संविधान में। दोस्तों, इसका आर्टिकल नंबर है 368। 368 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देना। इसमें संविधान ने पार्लियामेंट को पावर दिया है कि वो वही जो है, बस पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संशोधन कर सकता है, यानी कि अमेंडमेंट करना, यानी कोई भी बदलाव करना कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके प्रोसीजर्स में। ठीक है, यानी प्रोसेस में, मेथड्स में जो भी बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है, वो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। मैंने बताया आपको कि स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि दोस्तों यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट जो है वो काम करती है, कानून बनाती है ना। तो और दोस्तों, स्टेट वाइज स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है। जैसे कि बिहार में बिहार लेजिस्लेचर्स है, यूपी में यूपी लेजिस्लेचर्स है। तो बिहार में बिहार सरकार कानून बनाती है अपने बिहार स्टेट के लिए, यूपी में यूपी सरकार बनाती है, एमपी में एमपी की सरकार बनाती है। तो स्टेट वाइज हो गया। तो कह रहा है कि पार्लियामेंट ही जो भी चेंजेस करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, वो करेगी हमारे संविधान में, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स। दोस्तों, कह रहे हैं कि इनिशिएट के बिल जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल। एक बिल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, जब भी मान लो कि संशोधन करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कैसे इनिशिएट किया जाएगा? तो ऐसे इनिशिएट करेंगे कि बिल एक लेकर आएंगे, ठीक है, किसी भी हाउस में, राज्यसभा हाउस में या फिर लोकसभा हाउस में, किसी भी। ऐसा नहीं है कि बस लोकसभा में बिल आएगा, नहीं, राज्यसभा में भी कोई बिल ला सकता है या फिर लोकसभा में भी कोई बिल ला सकता है। मतलब इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसी भी हाउस में एक बिल पार्लियामेंट में। उसके बाद दोस्तों है कि द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाई मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कह रहे हैं दोस्तों कि मिनिस्टर भी ला सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये होता है कि जो अपोजिशन पार्टी में होती है, ठीक है, तो वो लोग भी ला सकते हैं या फिर कोई मिनिस्टर भी ला सकते हैं, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। और जो है प्रेसिडेंट का पहले परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या होगा। द बिल मस्ट बी पास्ड इन इच हाउस बाई स्पेशल मेजॉरिटी। दोस्तों, जो बिल है वो पास होना चाहिए दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि पहले तो 50% मेंबरशिप उसका होना चाहिए कि टोटल स्ट्रेंथ के 50% मेंबर्स अप्रूव करें। उसके बाद 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट एंड वोट करें, ठीक है। मतलब 2/3 3 कितना हुआ? तो ये हो गया 60 में आएगा कुछ, तो है ना। तो लगभग 60% से ज़्यादा लोग जो है वो वोटिंग करने चाहिए। तो ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी। इच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। दोनों हाउस जो अलग अलग बिल पास करेंगे। मान लो राज्यसभा में बिल आया तो राज्यसभा पहले उसको पास करें स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर वो जाएगा लोकसभा में, लोकसभा पास करे स्पेशल मेजॉरिटी से। या फिर अगर पहले लोकसभा में आए तो लोकसभा करेगी, बाद में राज्यसभा करेगी। तो अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से पहले इसमें होगा पास, फिर इसमें होगा पास। क्या है? बिल। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है, अमेंडमेंट करने हैं, उसके लिए जो बिल लाया गया है उस वो कौन लेकर आएगा? कोई भी लेकर आ सकता है, मिनिस्टर भी लेकर आ सकते हैं, अपोजिशन पार्टी यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल भी आ सकता है। सॉरी। उसके बाद दोस्तों कह रहे हैं कि इफ द बिल सिक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी। कह रहा है कि मान लो फेडरल प्रोविजंस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर स्टेट रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं उसमें जिससे कि स्टेट प्रभावित होंगे, तो उसमें क्या करना है दोस्तों कि उसमें रेटिफाइड करना, मतलब स्टेट जो है 50% स्टेट्स जो है वो भी उसे रेटिफाइड करने चाहिए। मतलब उसकी सहमति होनी चाहिए, उनकी भी कंसेंट होनी चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी से। मतलब सिंपल मेजॉरिटी का मतलब आप सिंपल है ना, मतलब मोर देन 50% हो गया तो सिंपल मेजॉरिटी हो गई। तो कह रहा है दोस्तों कि अगर बिल जो अमेंड करना है फेडरल प्रोविजंस का मतलब, मान लो कि बिहार है, यूपी है, सरकार कोई ऐसी बिल लेकर आ रही है कि ये दोनों स्टेट काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड मान लो कोई बिल आ रही है, तो ये दोनों स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, ठीक है। तो दोनों स्टेट के लिए क्या होगा कि इनकी इनसे बात की जाएगी, इनकी भी राय जो है, इनकी भी कंसेंट ली जाएगी कि देख लीजिए। वैसे तो यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट्स है,
जितने भी स्टेट है, मान लो भी कितने स्टेट, 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट्स जो है रेटिफाई करने चाहिए। ये पूरा प्रावधान है, ठीक है, आपको प्रोसेस बताया जा रहा है। और फेडरल प्रोविजंस का मतलब होता है दोस्तों, फेडरल का मतलब होता है यूनियन एंड स्टेट्स, और स्टेट्स जो है, स्टेट्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। यहाँ पे द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, फिर जब लोकसभा जो है पास कर दिया या फिर राज्यसभा इसमें भेज दिया, राज्यसभा में लोकसभा में इसने भी पास कर दिया, तो बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जो है इसको कंसेंट दे देंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। और आपको पता है कि कोई भी जो बिल होता है, अगर उस पर प्रेसिडेंट का मोहर लग जाता है, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट। जैसे कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट बना, 102 एक्ट बना, 103, 104, ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बिल है, एक्ट है, ठीक है। इसका बिल का नंबर जो अलग था और ये सब एक्ट बने, जैसे कि एक जीएसटी है, एक ओबीसी है, एक ईडब्ल्यूएस है, ऐसे ऐसे करके अमेंडमेंट हुए थे। दोस्तों ये कुछ बेसिक था, जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर का, कुछ बेसिक पॉइंट्स थे ये। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि कितने तरह के अमेंडमेंट होते हैं। तो अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, एंड अमेंडमेंट विजिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट इन रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, वही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब स्टेट से रिलेटेड कोई बात हो, सेकेंड शेड्यूल से रिलेटेड कोई बात हो, अलाउंसेस एंड द पार्लियामेंट रूल्स प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरीज, ये सब चीज़ों से क्या है, बस मोर देन 50% करना है, और ये जो है ये बिल जो है एक्ट बन जाएंगे, मतलब ऑर्डिनरी लॉ है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में दोस्तों, स्पेशल मेजॉरिटी का ये मतलब है कि जो स्पेशल मेजॉरिटी में जो बिल आएगी, मतलब जो 2/3 मेंबर जिसको पास करेंगे, है ना, तो उसमें उसमें क्या है, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, और वो सारे प्रोविजंस हैं जो फर्स्ट में और थर्ड में कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं किए गए। 3 कैटेगरी है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, और स्टेट के भी रेटिफिकेशन लेना जरूरी है। तो इन दोनों में से जो नहीं होगा कोई, वो स्पेशल मेजॉरिटी में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं ना कि वो इंक्लूड नहीं किए जा सकते, वो डे टाइम के अकॉर्डिंग छोड़ दिया जाता है कि उसमें कुछ नया आएगा तो देख लेंगे। तो वही आप मान के चलो कि जब इसमें जो इसमें प्रोविजंस नहीं है, इसमें नहीं रहेंगे तो इसमें रहेंगे। बाकी स्पेशल मेजॉरिटी में फंडामेंटल राइट्स होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ बदलाव करना है तो सरकार को अमेंडमेंट करना होगा, संविधान में चेंजेस करने होंगे, संशोधन करने होंगे, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जाएगी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब पहले 50% मेंबरशिप लेंगे, फिर 2/3 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे। नेक्स्ट है कि स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। जैसे कि देखो यहाँ पे कि है कि स्टेट्स ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब है कि कब कंसेंट लेंगे। यहाँ पर कंसेंट लेंगे, मान लो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट्स का भी रोल होता है, तो वहाँ पे लेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर स्टेट्स में होते हैं, तो वहाँ पे भी स्टेट्स का वो लेंगे। मतलब ऐसी सारे जो कैटेगरीज हैं, डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पे स्टेट्स जो है प्रभावित होंगे, वो डिसीजंस चेंज करने में, संशोधन करने से जहाँ पे स्टेट्स राज्य प्रभावित होंगे, वहाँ पे राज्य का कंसेंट लेना तो ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे भी एक प्रोविजंस रखा गया है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक ऐसा भी होगा जहाँ स्टेट्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो वहाँ पे स्टेट्स की जो रेटिफिकेशन भी करना ज़रूरी है। तो कहाँ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव पावर्स में अगर कुछ चेंजेस होता है, यूनियन स्टेट 7 शेड्यूल में कुछ चेंजेस होता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन आर्टिकल 368 इटसेल्फ में कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, कि इस आर्टिकल के तहत हम ये बदलाव कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या करेंगे हम, उसमें जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका कंसेंट लेना यहाँ पे बस ज़रूरी नहीं है। याद रखना आप कि अगर वो कंसेंट देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो विदाउट उनके कंसेंट के बिल बन जाएगा एक्ट, और चीज़ें पास्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपल्सन नहीं है कि राज्य का मंजूरी हो तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ था, एक क्विक रिवीजन भी कह सकते हैं आप इसको। तो आर्टिकल 368 के बारे में, काफ़ी छोटा है ये आर्टिकल, इसमें 3 ही प्रोविजंस इंपॉर्टेंट थे। एक प्रोसीजर्स में क्या क्या है, कुछ क्रक्स पॉइंट है वो प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पे ये सारी चीज़ें हैं, कितने तरह से हम बदलाव कर सकते हैं संविधान में। एक नॉर्मल तरीके से 50% मेजॉरिटी से, एक स्पेशल मेजॉरिटी से, और एक में स्टेट्स का कंसेंट लेना भी ज़रूरी नहीं है, लिया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।